देखें, हम आपदा प्रबंधन, आपदा प्रबंधन क्या है? आपदा प्रबंधन आपदा प्रबंधन क्या है, इनके विषय में हम चर्चा करेंगे कि आपदा प्रबंधन होता क्या है। संक्षिप्त में कहा जाता है कि विषम परिस्थितियों के अनुसार जहां पर किसी भी क्षेत्र में तबाही आ जाए, किसी भी परिस्थिति के अंतर्गत जब तबाही आ जाती है और उस तबाही में मानव, पशु एवं समस्त धन जन चल अचल संपत्तियों का विनाश होता है, उसे हम आपदा कहते हैं। तो कहा जा सकता है किसी भी क्षेत्र में तबाही, दुर्घटना या कोई प्राकृतिक या मानवीय दोनों रूपों से जो विकट परिस्थिति आती है उसे हम आपदा कहते हैं। आपदाएं जो हैं दो प्रकार की होती हैं। आपदाएं दो प्रकार की होती है। पहला मानव और दूसरा प्राकृतिक। आपदाएं दो प्रकार की होती हैं। तो आपदा क्या है? आपदा प्रबंधन के अंतर्गत आपदा का अर्थ यही है कि किसी भी क्षेत्र में तबाही, दुर्घटना, कोई गंभीर घटनाओं से प्राकृतिक और मानव निर्मित या लापरवाही के कारण जो भी विनाश उत्पन्न होता है, जो भी मानव जनजाति की हानियां होती हैं, उसे हम आपदा कहते हैं। और इसी में जिससे मानव जीवन की हानि और क्षति, एक संभावित विनाश होता है जो पर्यावरण का ह्रास होता है। तो इस तरह से आपदा यही है। और आपदा प्रबंधन का अर्थ यह है कि यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, आपदा प्रबंधन यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया जिसमें नियोजन और योजना आयोजनों का समन्वय और क्रियान्वयन के उपायों को एकीकृत करने की प्रक्रिया आपका आपदा प्रबंधन कहलाती है। तो आपदा क्या है? अलग शब्द है और आपदा प्रबंधन अलग है। तो आपदा प्रबंधन में यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया जिसमें नियोजित योजना, आयोजन तथा समन्वय और क्रियात्मक उपायों से एकीकृत करने की यह प्रक्रिया होती है। तो यह प्रक्रिया जो है आपदा प्रबंधन कहलाती है। आपदा प्रबंधन के अति आवश्यक है कोई भी खतरे की रोकथाम। देखें, आपदा के अंतर्गत आने वाले नंबर 1 खतरा, और इस खतरे के अंतर्गत रोक, तैयारियां, जो भी उपाय, जो भी व्यवस्थाएं हम सुदृढ़ बनाते हैं, वे आपके जो है आपदा प्रबंधन की श्रेणी में आते हैं। दूसरा है कोई भी आपदा जोखिम को कम करना और उसकी तीव्रता और परिणाम से गंभीरता को कम करना। दूसरा है खतरा कम करना। खतरा का शब्द है कोई भी खतरे की रोकथाम आपदा प्रबंधन के अंतर्गत आता है। दूसरी पॉइंट है किसी भी आपदा में जोखिम को कम करना, उसके तीव्रता को तथा परिणाम की गंभीरता को कम करने की कोशिश करना। तीसरा स्टेप होता है क्षमता का विकास। उस क्षमता का विकास करना। क्षमता का विकास करना, आवश्यक संसाधनों का प्रबंधन करना आपदा प्रबंधन की कैटेगरी में आता है। अब इन
क्षमताओं में विकसित करने के लिए क्या संसाधन होना चाहिए, कैसी संसाधन की व्यवस्थाएं करनी चाहिए, इसमें टीम गठित कैसी होनी चाहिए, तत्परता क्या होना चाहिए, ये सारे तथ्य जो है क्षमता विकास पर आधारित होते हैं। इस तरह से आपदा क्षमता का मूल्यांकन होता है। अगला स्टेप है किसी भी आपदा से निपटने की तैयारियां, पूर्व चेतावनी विकसित करना। और इसी के साथ चौथा पॉइंट है चेतावनी। जब भी कोई संभावनाएं जैसे भूकंप हो, बाढ़ हो, लू हो, शीतलहर हो इत्यादि 24 आपदाएं आती हैं और इन 24 आपदाओं में पहले से हम उस आपदा से निपटने के लिए संसाधन हो, व्यवस्थाएं हो, आदि प्रक्रियाओं को जो है हम पहले से सुदृढ़ होते हैं, पहले से तैयार होते हैं। ऐसी व्यवस्थाओं को ही निपटने के लिए पूर्व चेतावनियां और तंत्र विकसित करना, ये जो है चेतावनी का संकेतक होता है। अगला स्टेप आता है इसमें किसी भी आपदा की तीव्रता और गंभीरता का आकलन करना। पांचवा है आकलन। किसी भी आपदा से निपटते समय उसका आकलन करना, अनुमान लगाना है। यह आपदाएं कितने विशाल रूप लेती हैं, कितने विशाल रूप में आ सकती हैं, कब तक हो सकती हैं, कितने समय तक ये आपदाएं आ सकती हैं, ये सारी चीजों का आकलन अनुमान रखना क्या जो है पांचवा पॉइंट पर निर्धारित होता है। इसी के साथ साथ छठवां है निकासी व बचाव। आपदा प्रबंधन के अंतर्गत यह भी ध्यान दिया जाता है कि उसमें कैसी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। यदि आपदा भूकंप आती है, बाढ़ आती है, तो ऐसी स्थिति में क्या रोकथाम होना चाहिए, क्या बचाव होना चाहिए, निकासी कैसी होनी चाहिए, बचाव राहत कार्य कैसा होना चाहिए, कैसे योजनाबद्ध तरीके से होना चाहिए। ये सारी चीजों का जो है हम पहले से अनुमान लगाकर और आकलन करके ये गुण माप कर लेते हैं कि इतने समय में, इतने घंटे में हमारा जो है योजनाबद्ध तरीके से आई हुई आपदा से निकल सकते हैं। ये सारी तैयारियां जो है निकासी और बचाव तथा राहत शब्द आता है आदि, इसमें हम करते हैं। इसके बाद लास्ट स्टेप आता है पुनर्वर्षा। पुनर्वर्षा का अर्थ यह होता है पुनः निर्माण करना, अर्थात पुनर्वर्षा। पुनर्वर्षा में यही प्रक्रियाएं होती हैं कि जब आपदाएं चली जाती हैं तो उस स्थान पर, उस स्थल पर, उस जगत में रहने के लिए पुनः निर्माण करना, पुनः सृजन करना आदि प्रक्रियाएं इन पर निर्धारित होता है। तो इस तरह से ये जो है प्रक्रियाएं होती हैं। अब आता है क्षमता का विकास। क्षमता के विकास से निम्नवत बिंदुएं आते हैं। यही चीजें हैं, इतने स्टेप पर जो है आपदा प्रबंधन का प्रक्रियाएं होती हैं। अब जैसे मौजूदा संसाधनों की पहचान करना और उन संसाधनों का अधिग्रहण और निर्माण करना, योजनाबद्ध तरीके से तैयारी करना, पहचाने जाने वाले संसाधन का निर्माण अप्रेरण करना तथा प्रभावी आपदा के लिए कार्यकर्ताओं का संगठन, प्रशिक्षण, ट्रेनिंग तथा अन्य समन्वय क्रियाएं होती हैं। इन्हीं के अंतर्गत सोचपूर्ण यह प्रणाली है जिसकी समुदाय और समाज के खतरों को समय कुशल तरीके से खतरे से हम बच सके। ये सारी तैयारियां जो है हम करते हैं। तो इस तरह से संवेदनशीलता एक समुदाय प्राणी संपत्ति की विशेषता, परिस्थितियों, इसे खतरे के हानिकारक प्रभाव के अति संवेदनशील बनाता है। तो आपदा जोखिम का मौलिक समीकरण यह होता है, आपदा जोखिम
खतरा बराबर होता है खतरा गुणे संवेदनशील संवेदनशीलता बटा क्षमता। आपदा जोखिम खतरा बराबर खतरा गुणे संवेदनशीलता बटा क्षमता पर यह निर्धारण हम करते हैं। इसी के साथ साथ आपदा राज्य आपदा प्रबंधन में देखा गया है दृष्टिकोण रखते हुए आपदा प्रबंधन दृष्टिकोण में राज्य के समय सामाजिक आर्थिक विकास, आपदाओं को हानिक प्रभाव को कम करना तथा उसमें प्रदेश सरकार समावेशी समुदाय आधारित आपदा जोखिम न्यूनीकरण को एक प्रक्रिया व्यापक रूप से दृष्टिकोण में आवश्यकता मानती है। उपरोक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विद्यालय की आपदा से सुरक्षित बनाने के लिए एवं बच्चों को सुयोजित ढंग से नितांत आवश्यकता अनुभव दिलाना, इन समस्याओं के निदान से उत्तर प्रदेश स्कूल सुरक्षा कार्यक्रम लागू किया गया है। और यह उत्तर प्रदेश स्कूल सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत आने वाले कुछ तथ्य हैं, उस तथ्य को हम जो है आगे समझेंगे। अब देखते हैं एसडीएमपी। एसडीएमपी के अंतर्गत स्कूल आपदा प्रबंधन योजना, इन योजना के अंतर्गत हमें क्या करना चाहिए? स्कूल स्तर पर आपदा स्थिति की योजना स्कूल समुदाय स्कूल के जिम्मेदार अधिकारी संरचनाओं को से नहीं की जा सकती है, इसलिए योजना की कवायदा समावेशी होनी चाहिए जिनमें स्कूल और उनके पड़ोसी समुदाय से प्रतिनिधि शामिल हो। साथ ही साथ स्कूल प्रशासक, प्रिंसिपल, स्कूल स्टाफ, छात्र तथा अन्य समुदाय इस में भागीदारी ले सकते हैं और भागीदारी लेकर आपदाओं से हम बच सकते हैं। इनके अंतर्गत अल्पावधि हस्तक्षेप, कम समय में गैर संरचनात्मक और संरचनात्मक दोनों गतिविधियां, दीर्घकालीन हस्तक्षेप, गैर संरचना आदि विधियों पर जो है होती हैं। अब स्कूल आपदा प्रबंधन में कुछ तैयारियां होती हैं। इनके अंतर्गत तैयारी, स्कूल आपदा प्रबंधन, स्कूल आपदा प्रबंधन में निम्न तथ्यों पर यह तैयारियां सुनिश्चित की जाती है और यह तैयारियां अति आवश्यक भी है। जैसे नंबर एक में दिया गया है पहला चरण में कि इस योजना से समझने के लिए कौन कौन से सदस्य जागरूक होने चाहिए। जैसे पहले में छात्र, शिक्षक, पहला योजनाबद्ध में छात्र, शिक्षक तथा अभिभावक क्षेत्र, पहला स्टेप।
कहने करते हैं पहला बिंदु इस तरह से होना चाहिए कि छात्र, शिक्षक, अभिभावक और क्षेत्रवासी समस्त मिल करके यह एक जागरूकता फैलाना चाहिए तथा प्रशिक्षण देना चाहिए, और प्रशिक्षित होने के बाद ही इसमें कदम उठाना चाहिए। सभी स्कूल के पात्रों को स्कूल से संबंधित खतरों और कमजोरियां जागरूक को बढ़ाना, क्षेत्रवासी, अभिभावक और शिक्षक और छात्र समस्त मिलकर के यह एक आयोजन होना चाहिए। महीने में, साल में एक बार इस पर टिप्पणी होनी चाहिए, इस पर एक निश्चित समिति बननी चाहिए और समिति के अनुसार इनका सर्वेक्षण होना चाहिए। साथ ही साथ इनका प्रशिक्षण जो है माह में एक बार अवश्य कराना चाहिए, ताकि आने वाली आपदाओं से हम कैसे तैयार रहें, कैसे सक्रिय रहें तथा उनसे कैसे निदान पाएं। तो स्टेप नंबर 1 में ये समस्त गण मिलकर इस आपदा प्रबंधन का मूल्यांकन कर सकते हैं। दूसरा स्टेप है खतरा। खतरे में देखा गया है, जैसे खतरा कितना जोखिम आने वाला है, खतरे की पहचान करना है, खतरा कितना जोखिम आने वाला है, खतरा कैसा है, खतरा मानवीय है या प्राकृतिक खतरा है, और इन खतरों में जोखिम है, अति संवेदनशील है, क्या स्थिति पर है, ये सबका जो है मूल्यांकन हम समस्त क्षेत्रवासियों को मिलकर अनुमान लगाना चाहिए, टिप्पणी करना चाहिए, व्याख्या करना चाहिए तथा उससे निपटने के लिए हमें पूर्ण तैयारियां की आवश्यकता होती है, जिसमें संरचनात्मक, गैर संरचनात्मक वस्तुएं जो प्रभाव डाल सकती है, आंतरिक क्षमता, विभिन्न हितकारी भूमिकाएं, जिम्मेदारियां, संवेदनशील संदर्भ आदि, उन्हें प्रभावी ढंग से योजनाबद्ध तरीके से इस खतरे से निपटने के लिए योजनाबद्ध से हमारी तैयारियां होनी चाहिए। ये जो है स्टेप नंबर 2 आता है। स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 में आता है स्कूल आपदा प्रबंधन। स्कूल आपदा प्रबंधन। स्कूल आपदा प्रबंधन के अंतर्गत यह देखा जाता है कि क्षेत्र में स्कूल आपदा प्रबंधन निरंतर कार्यान्वयन हेतु यह निरंतर कार्य में होना चाहिए तथा आपातकालीन निकासी की योजनाएं, आपातकालीन स्थिति में सामग्रियां, यंत्र तथा अन्य जितने भी परिस्थिति में आने वाले सहयोगी तंत्र होते हैं उनका देखभाल, उनका निर्माण तथा उन आवश्यकताओं की पूर्ति क्षेत्र से, समाज से और सरकार से समस्त जुटाकर हम पर्याप्त में रखे रहें ताकि आने वाले समय में खतरे से हम निपट सके। तो ये सारी चीजें जो है आपातकालीन प्रतिक्रिया क्षमता संबंधित प्रशिक्षित करके हमें रेडी होना चाहिए। साथ ही साथ प्रशिक्षण भी उसी आधार से देना चाहिए। इनके बाद विभिन्न कार्य बलों का गठन, चौथा स्टेप आता है विभिन्न कार्यबल। इस कार्यबल में देखा गया है कि विभिन्न गठन इसमें होते हैं। गठन, इस गठन के अंतर्गत आने वाले आपके कई गठन होते हैं। इन गठनों में चिकित्सा, अग्निशमन, अग्निशमन, सुरक्षा बल,
निकासी कार्य, बचाव दल, प्राथमिक चिकित्सा, अग्नि सुरक्षा, मनोसामाजिक सहायता बल, स्कूल सुरक्षा बल आदि विभिन्न ये निर्मित कार्य एवं बल गठन तथा विभिन्न चरण इसमें होते हैं। इन चरणों में सारे लोग भागीदारी लेते हैं, सारे लोग प्रशिक्षित होना चाहिए और प्रशिक्षित लेकर क्षेत्र में भ्रमण करके सबके अंदर ये जिज्ञासा उत्पन्न करनी चाहिए और साथ ही साथ प्रशिक्षित करना चाहिए, जिसमें विभिन्न दल आते हैं। आपदा प्रबंध कमेटी, स्कूल प्रबंधन तंत्र, चिकित्सा तंत्र, अग्निशमन तंत्र, सुरक्षा बल तंत्र और अन्य तंत्र इसमें जुड़े होते हैं जो एक दूसरे से लगा होता है, जैसे गवर्नमेंट। तो ये सारे प्रशासनिक तंत्र एकजुट होकर, विभिन्न कार्य दल जुट होकर इस तंत्र को मजबूती से भविष्य में आने वाली घटनाओं, आने वाले जोखिम खतरों आदि से निपटने के लिए हमें तत्पर होना चाहिए। तो ये सारी चीजें जो है हमें परिपूर्ण रूप से तैयार होना चाहिए। अब हम देखते हैं कुछ स्कूल सुरक्षा से महत्वपूर्ण आपातकालीन प्रबंध के समय हेतु सभी संसाधनों का संपर्क। देखें, 5वां पॉइंट है संपर्क सूचीबद्ध। संपर्क सूचीबद्ध। 6वां आता है आकस्मिक देखें, 5वां और 6वां दो स्टेप इसमें है। संपर्क सूचीबद्ध, जैसे इस आपदाओं में, किसी भी आपदाओं में इनका सूचीबद्ध तरीके से इंफॉर्मेशन पहुंचाने का, इंफॉर्मेशन लेने का सूचीबद्ध तथ्य तैयार होना चाहिए। जैसे फायर ब्रिगेड, चिकित्सालय, सुरक्षा बल, गवर्नमेंट, स्कूल प्रबंधन, आपदा प्रबंधन आदि, यह संपर्क उनके जो है, कांटेक्ट उनके जो है सूचीबद्ध होने चाहिए, ताकि हम एक स्टेप बाय एक सबको आने वाले खतरे से तुरंत सूचित कर सकें और सहयोग ले सकें। तो इस तरह से इनका जो है सूचीबद्ध तरीके से होना चाहिए। आकस्मिक सुरक्षा, अचानक सुरक्षा में मॉक ड्रिल, छात्रों की प्रतिभागिता आयोजित करना तथा अर्जित निकास, बचाव, प्राथमिक चिकित्सा, अग्नि सुरक्षा, कौशल आकलन आदि आकस्मिक सुरक्षा के अंतर्गत आता है। और यह सुरक्षाएं जो है हमें पहले से बनाकर रखना चाहिए, प्रशिक्षण पहले से कंप्लीट करना चाहिए, सूचीबद्ध तरीके से सारे तथ्य को कंप्लीट करके रखें, ताकि आने वाले समय में हम इससे निजात पा सकें। तो ये सारे तथ्य इनके आते हैं। अब कुछ स्कूल में गैर संरचनात्मक सुरक्षा उपाय होते हैं, जैसे स्कूल में गैर सुरक्षा संरचनात्मक होते हैं, जिसमें गैर सुरक्षा के अंतर्गत आने वाले विभिन्न प्रकार के सामग्री होती है और उन सामग्री को हम नियमित रूप से रख रखाव व्यवस्थित रूप से करें, जिनके अंतर्गत कुछ हम सूचीबद्ध देते हैं, जैसे नाम लिख देते हैं।
अलमारी, फैन, अलमारी, फैन, ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, कूलर, पंखा, कूलर, पंखा, जर्जर तार, छत, सीढ़ी, स्टूल, मेज, प्रयोगशाला सामग्री, प्रयोगशाला सामग्री, जल निकास, जल निकास, अग्निशमन, देखें इनके अंतर्गत एक स्कूल में कुछ ऐसे तथ्य होते हैं जिसमें विभिन्न प्रकार के गैर संरचनात्मक सुरक्षा तंत्र होते हैं, जिसमें अलमारी है, फैन है, ब्लैक बोर्ड है, कूलर है, पंखा है, जर्जर तार है, जर्जर छत है, जर्जर सीढ़ियां हैं, स्कूल में जो प्रयोगशाला सामग्रियां हैं, जल निकासी है, अदा कदा अग्निशमन है, अदा कदा बहुत से ऐसी सामग्रियां हैं, पर्यटक स्थल है, साइकिल स्टोर रूम है, गाड़ी स्टोर रूम है, आदि विभिन्न ठहराव और गति के स्थाने हैं। इस तरह से विभिन्न प्रकार के होते हैं, और जैसे कूड़ा कचरे हैं आदि ऐसे स्थल होते हैं जिनका सही और उचित स्थान पर व्यवस्थाएं होनी चाहिए। ऐसा देखा गया है, बहुत से ऐसी चीजें हैं जो अव्यवस्थित होती हैं, और इन अव्यवस्थान के कारण ये प्रक्रियाएं जो है अधूरी होती हैं। तो इस तरह से यह जो है रख रखाव इनका उचित स्थान पर उचित व्यवस्था के साथ होनी चाहिए। आप स्कूल में गैर सुरक्षा संरचनात्मक का आकलन हमें हमारी कमेटी, हमारे संगठन के देख रेख में पूर्ण रूप से व्यवस्थित होनी चाहिए। तो इस तरह से विभिन्न प्रकार के सामग्रियां होती हैं, और उन सामग्रियों का सही स्थान पर व्यवस्थित होना चाहिए, और उन व्यवस्था के आधार से ही हम खतरे को कम कर सकते हैं, आपदाओं से निपट सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम आपको बता रहे हैं। स्कूल, सुरक्षित स्कूलों के लिए क्षमता का निर्माण करना। देखें, इसमें देखा गया है कि एक एमपीटीवी के अंतर्गत पूर्ण रूप से तैयारियां होनी चाहिए, जो तैयारियां जो है कमेटी द्वारा होना चाहिए, और यह कमेटी विभिन्न टीचरों द्वारा संस्कृत कार्यक्रमों के माध्यम से तथा
अन्य के माध्यम से ये सारे जो है प्रशिक्षण होनी चाहिए। और यदि यह प्रशिक्षण रहा तो हम अपने खतरे को कम कर सकते हैं, क्षमता का विकास कर सकते हैं। यदि इस क्षेत्र में हम तत्पर हैं तो। अब इसके साथ साथ विशिष्ट प्रशिक्षण और कौशल निर्माण में कुछ अन्य स्कूल सुरक्षा संकल्पना, उनकी जिम्मेदारियां, निष्पादन आदि संबंधन से गतिविधियां हमने देखा है। उस गतिविधियों के विषय में हम व्यवस्थित रूप से अध्ययन करेंगे। साथ ही साथ स्कूल विकास योजना में हिस्से जिन्हें पंचायत योजना शामिल किया जाए। देखें, सुरक्षा जिम्मेदारियां और कार्य। सुरक्षा जिम्मेदारियां व कार्य, इनके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की जिम्मेदारियां हैं। जैसे एक विद्यालय है, इसमें प्रमुख रूप से कार्यकर्ता प्रधानाचार्य है और यह व्यक्ति को क्रियाशील होना चाहिए योजनाबद्ध तरीके से। और इनके अंतर्गत आने वाले टीचर, छात्र दोनों को मिलकर एक कमेटी निर्माण करना चाहिए और उन्हें प्रशिक्षण भी देना चाहिए और साथ साथ प्रशिक्षण होकर सूचीबद्ध तरीके से रेडी रहना चाहिए। दूसरा, इस स्कूल योजना के दृष्टिकोण रखते हुए विस्तृत मूल्यांकन होना चाहिए। साथ ही साथ समितियां, इसमें कई समितियां हैं, जिसमें दूसरा स्टेप में समिति में स्कूल समिति, अग्निशमन समिति, तीसरा है चिकित्सा समिति, राज्य अधिकारी तंत्र, पुलिस तंत्र समिति, ग्राम पंचायत समिति, क्षेत्र पंचायत समिति। देखिए, ये सारी समितियां हैं और इन सारी समितियों का एक दूसरे से लगाव होना चाहिए और महीने में एक बार इनका प्रशिक्षण भी होना चाहिए। ये समितियां स्कूल प्रबंध समिति, अग्निशमन समिति, चिकित्सा समन्वय समिति, राज्य अधिकारी समिति, पुलिस समिति, ग्राम पंचायत समिति, क्षेत्र पंचायत समिति आदि मिल करके महीने में एक बार इनका जो है आकलन होना चाहिए, मूल्यांकन होना चाहिए, प्रशिक्षण होना चाहिए, ताकि इस आपदा प्रबंध में सभी लोग भाग ले सके और प्रशिक्षित हो सके, आने वाले जोखिम, आने वाले खतरों से बच सके। तो ये सारी तैयारियां जो है अनिवार्य है और निर्देशन भी अनिवार्य है। तो इस तरह से सुरक्षा जिम्मेदारियां और कार्य के अंतर्गत ये समितियां होती हैं और ये समितियां जो है हमेशा तत्पर होना चाहिए। अब इसी
समिति में एक समिति और आती है जिसमें नेहरू युवा केंद्र समिति आता है। नेहरू युवा केंद्र समिति, यह भी समिति है जो इसमें भाग लेती है। अब इन्हीं के साथ साथ कुछ कार्यकारिणी होती है, जैसे जागरूकता सृजन, चेतावनी, सुरक्षा प्रसार दल, निकासी दल, खोज दल, बचाव दल, अग्नि सुरक्षा दल, प्राथमिक उपचार दल, बस सुरक्षा दल, विद्यालय स्थान सुरक्षा दल, ये दलें होते हैं। दल दल में सूचना बचाव दल, सूचना और बचाव दल, इन्हीं के कार्यक्रम में आने वाले आपके निकासी दल, निकासी दल आता है। खोज दल, खोज दल के साथ अग्नि सुरक्षा दल, अग्नि सुरक्षा दल, प्राथमिक उपचार दल, बस सुरक्षा, बस सुरक्षा, विद्यालय सुरक्षा, आदि आदि दल इसमें भागीदारी लेते हैं और इस भागीदारी में तत्पर होते हैं। इसी के साथ साथ विभिन्न बिंदुओं को बेहतर और प्रभावी तरीके से तत्परता के लिए पूरा किया जाना चाहिए, जिसमें आता है स्कूल सुरक्षा, तत्परता, तथ्य। स्कूल सुरक्षा में कुछ तत्परता तथ्य आता है, जिसमें नंबर 1 संसाधन सूची, नंबर 1 संसाधन सूची, नंबर 2 में आता है गंभीर स्वास्थ्य समस्या का रिकॉर्ड, गंभीर स्वास्थ्य सुरक्षा का रिकॉर्ड। तीसरा, गंभीर सुरक्षा का रिकॉर्ड आपदा, तीसरा है आपदा जांच सूची। चौथा, स्कूल का नक्शा,
5वां, वार्षिक कैलेंडर। वार्षिक कैलेंडर। इसके बाद मार्कडील। 7वां, आपदा योजना के सुरक्षा के कदम। ये लास्ट स्टेप है। तो इस तरह से प्रशिक्षक के कार्य और दायित्व के अंतर्गत ये सारे स्टेप स्कूल सुरक्षा में तत्परता तथ्य होना चाहिए, जिसमें संसाधन सूची, गंभीरता स्वास्थ्य सुरक्षा का रिकॉर्ड, आपदा जांच सूची, स्कूल नाम, वार्षिक कैलेंडर, मार्कडील, आपदा सुरक्षा योजना के कदम। इन तथ्यों के अंतर्गत हमें तत्परता होनी चाहिए। एक विद्यालय की तत्परता इन तथ्यों पर आधारित होती है और इन तथ्यों पर उनका दायित्व बनता है। अब इनके आगे हम कुछ अन्य चीजें देखते हैं, जिसमें आपदाएं के प्रकार और इस आपदाओं में कौन कौन सी आपदाएं आती हैं और इन आपदाओं के कैसे बचा जा सकता है, क्या उपाय है, इनके विषय में हम अध्ययन करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, लाइक तथा कमेंट कीजिए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।